अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो नॉवल हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस नॉवल का नाम है अ फेयरवेल टू आर्म्स, जिसको अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। फेयरवेल टू आर्म्स हेमिंगवे का बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। इस नॉवल के टाइटल की भी ग्रेट सिग्निफिकेंस है। टाइटल की सिग्निफिकेंस डिस्कस करने से पहले हम लोग राइटर के अबाउट बात कर लेते हैं कि राइटर बेसिकली है कौन। हेमिंगवे हेमिंगवे एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है जो ना सिर्फ नॉवलिस्ट बल्कि शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्समैन भी थे। अगर हम लोग हेमिंगवे की बात करें कि पॉपुलैरिटी की वजह क्या थी, तो वो था इनका स्टाइल। स्टाइल मींस ये अपनी राइटिंग टेक्निक जो है किस तरह यूज़ किया करते थे, उसके अंदर ये शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ किया करते थे, टू द पॉइंट। जैसे कि शेक्सपियर कहता है ना हेमलेट के अंदर, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो वही टेक्निक को ये अडॉप्ट किया करते थे अपनी राइटिंग के अंदर। सिंपल एंड टू द पॉइंट एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है। नंबर 2, इनके करैक्टर। स्ट्रॉन्ग करेक्टराइजेशन दिखाते हैं ये। इनके जो करेक्टर्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मीन्स टू से, अगर आपने इसका बीए का एक नॉवल है ओल्ड मैन एंड द सी, कभी पढ़ा हो लाइफ के अंदर, तो अगर आपने पढ़ा ना, आप देखेंगे उसके अंदर सैन तियागो का करेक्टर है और वो करेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि वो मछलियाँ पकड़ता है, मछलियाँ पकड़ने वाला। तो उसको हर किस्म की मछली के नेम्स आते हैं, क्योंकि अगर वो हर किस्म की मछली के नेम्स ना जानता हो तो वो कैसे मछलियाँ पकड़ने वाला होता। और दूसरी तरफ आते हैं, इसकी एक शॉर्ट स्टोरी है द किलर। द किलर के अंदर हम देखें तो वेटर है, एक वेटर है, वेटर ने किस तरह से डील करना है अपने कस्टमर्स को, तो वो भी दिखाया गया वहाँ पे। हर करेक्टर के अंदर उसके सारे के सारे ट्रेड्स प्रॉपर वे में प्रेजेंट हैं। मींस अगर एक करेक्टर को आपने कोई भी रोल असाइन किया, यानी कि इसने कोई भी रोल असाइन किया, डॉक्टर का रोल असाइन किया, तो वो डॉक्टर के सारे ट्रेड्स जानता होगा। जो इक्विपमेंट यूज होते हैं लैब के अंदर वो जानता होगा। जैसे कि फेयरवेल टू आर्म्स के अंदर इसने सोल्जर का वर्ड यूज किया, इसने एम्बुलेंस ड्राइवर का यूज वर्ड किया, इसमें वॉर दिखाई इसने। अब वॉर के अंदर जो सोल्जर्स ने जो इक्विपमेंट यूज करने हैं, जो उन्होंने ऑर्नामेंट्स यूज करने हैं, जो उन्होंने वेपन यूज करने हैं, उनके उनके नेम्स दिखाए गए यहाँ पे। ठीक है। तो इन शॉर्ट समझ आ रही है आपको कि इन शॉर्ट मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर एक सोल्जर है तो सोल्जर्स कौन कौन से वेपन यूज करता है, किस तरह से बैटल में पार्टिसिपेट करता है, वो सारे के सारे ट्रेट उसने उसको प्रॉपर वे में दिए हैं। तो इट मीन्स कि इसके करेक्टर की जो करेक्टराइजेशंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। करेक्टर्स की करेक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई गई हुई है इनके, ना सिर्फ फेयरवेल टू आर्म्स के अंदर बल्कि सन ऑल्सो राइजेस, द सन ऑल्सो राइजेस, ये भी इसका वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर भी। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट इनके हर वर्क के अंदर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाई देता है। हाँ, प्लॉट की बात की जाए तो प्लॉट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्लॉट इनके कुछ ना कुछ हद तक वीक होते हैं, कोई ना कोई कमी रह जाती है, बट इनके करेक्टर्स मैंने आपको बताया अमेजिंग है और इनका स्टाइल अमेजिंग है। इवन के इनको इनकी राइटिंग की बेस के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म किया गया इनके वर्क के ऊपर, क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं, ये नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। इसमें अप्रिशिएट भी किया जाता है, इसमें जो है ना लोग आपको डिग्रेड भी करते हैं। तो इनके वर्क्स जो हैं वो स्टार्टिंग से ही सेंटर ऑफ अटेंशन रहे क्रिटिक्स के। इसी बेस पे, इनके राइटिंग की बेस पे, इनके वर्क्स की बेस पे इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी मिला हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग अ फेयरवेल टू आर्म्स की। कैसा नॉवल है ये, कब आया, ये कब पब्लिश हुआ, सो ऑन। अ फेयरवेल टू आर्म्स, इस नॉवल के की फैक्ट्स में सबसे बड़ा की फैक्ट ये है कि जो इसका यानरा है वो वॉर नॉवल है। मोस्टली ये नॉवल वॉर एंड कन्फ्लिक्ट के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज इसमें लिखा गया वो इंग्लिश लैंग्वेज है। जिस टाइम पे लिखा गया वो 1926 से 1928 का ड्यूरेशन था, और जिस टाइम ये पब्लिश हुआ 1929 में पब्लिश हुआ था। नरेटर इसके अंदर हमारे पास फ्रेडरिक हेनरी का करेक्टर रहेगा। बेसिकली हेनरी जो है ना ये ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर रहेगा। ऑटोबायोग्राफिकल किसे कहते हैं, वो करेक्टर जो कि राइटर की अपनी लाइफ के ऊपर बेस करता हो। पता है ना बायोग्राफी किसे कहते हैं और ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जिसमें राइटर अपनी लाइफ के बारे में बताए,
बायोग्राफी जिसमें कोई और किसी और की लाइफ के बारे में बताए, मीन्स राइटर किसी और की लाइफ के बारे में बताए। तो ये नॉवल जो है ना, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। मीन्स कि इसमें कई इवेंट्स ऐसे होंगे जो कि राइटर की लाइफ के अंदर भी गुजरे हैं। जैसे कि वॉर इटसेल्फ, राइटर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है वॉर के अंदर। राइटर ने एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे काम किया हुआ है इस वॉर के अंदर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर। और यही चीज़ हम देखेंगे इस नॉवल में भी। जो फ्रेडरिक हेनरी है, ये भी एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा था वर्ल्ड वॉर के अंदर, और ये स्टोरी का नरेटर भी है। जो स्टोरी में टेंस यूज किए गए हैं वो पास्ट टेंस है। स्टोरी में जो टाइम दिखाया गया है वो 1916 से 1918 का टाइम दिखाया गया हुआ है, इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन कब शुरू हुई थी? 1914 से शुरू हुई थी, और एंड कब हुई थी? 11 नवंबर 1918 को। और इस नोवेल में अगर हम सेटिंग की बात करें तो हमारे पास दो, मतलब सेटिंग प्लेस के लिहाज से बात करें तो दो प्लेसेस आएंगी, एक इटली एंड सेकंड स्विट्जरलैंड दिखाई देगी हमें। ये तो हो गए की फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसके टाइटल की, टाइटल सिग्निफिकेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ फेयरवेल टू आर्म्स, पहला वर्ड है आर्टिकल अ। या आ कब यूज होता है आपको पता है ना? आ एंड द। एंड जब भी किसी वोवल का साउंड हो तब लगाते हैं। द जब कोई स्पेसिफिक बात की जाए, स्पेसिफिक चीज को कुछ कहा जाए तो द लगाते हैं। और आ जब भी हम कोई कॉमन चीज की बात करते हैं तो आ लगाते हैं। जैसे कि कॉल अ डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर को कॉल कर दो। कॉल द डॉक्टर, किसी खास डॉक्टर को कॉल करना है, मीन्स फैमिली डॉक्टर को कॉल करना है। कॉल द गर्ल, पता है किस लड़की को बुलाना है, एक खास लड़की जिसको आप जानते हो उसको बुलाना है, ठीक है। सेम इज द केस विद द टाइटल अ फेयरवेल टू आर्म्स, एक अलविदा आर्म्स को। अभी आर्म्स क्या होता है वर्ड, इससे पहले बात करते हैं फेयरवेल की। फेयरवेल क्या होता है? अलविदा, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज कहना, बाय बाय कर देना, टाटा कर देना, ठीक है। तो फेयरवेल कहते हैं अलविदा को। एक अलविदा टू आर्म्स। अब आर्म्स जो है ना, ये वर्ड अटेंशन, बल्कि सेंटर ऑफ अटेंशन है। क्यों? आर्म्स के दो मतलब होते हैं, एक तो हो गया बाजू वाला, दूसरा हो गया आर्मी वाला। तो अ फेयरवेल टू आर्म्स एक रेफर कर रहा है कि अलविदा बिलव्ड को, और दूसरा रेफर कर रहा है अलविदा आर्मी को, अलविदा सोल्जर्स को, अलविदा बैटल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल आ लगाया गया, मीन्स कि ये स्पेसिफिक अलविदा नहीं है। मीन्स ये सिर्फ आर्मी को अलविदा नहीं हो सकता, ये अलविदा बिलवड को भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि डबल लेयर निकालना, ठीक हो गया। तभी यहाँ पे आ लगाया गया। अगर यहाँ पे दा लगाया होता तो पता लगता कि द फेयरवेल्स टू आर्म्स मीन्स एक स्पेसिफिक आर्म की बात की गई। वो आर्म यानी कि या तो सिर्फ आर्मी होगा या तो सिर्फ बिलवेड होगी, लेकिन आ लगाने से ये दोनों ही निकल आते हैं। तो इट मीन्स टाइटल जो है वो डबल डबल मीनिंग कैरी कर रहा है अपने अंदर। तो टाइटल सिग्निफिकेंस आपको क्लियर हो चुकी होगी, राइटर कौन था पता लग गया आपको, की फैक्ट्स हमने देख लिया। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। जिस बैकग्राउंड के अंदर नॉवल लिखा गया है ना, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का बैकग्राउंड है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुई थी और किसके दरमियान में हुई थी? मैंने अभी अभी आपको बताया था कब हुई थी। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बेसिकली 1914 में शुरू हुई थी, और जिस डेट को स्टार्ट हुई थी वो स्टार्टिंग डेट थी 28 जुलाई, और एंडिंग डेट थी नवंबर 11 नवंबर 1918। इस वॉर को ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। अब जो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी ना, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर की किनके साथ हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इनके साथ हुई थी। मीन्स टू से ये वॉर बेसिकली सेंट्रल पावर्स की अलाइड पावर्स के साथ हुई थी। सेंट्रल पावर्स कौन थे? जो फर्स्ट ग्रुप मैंने नाम लिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर, और साथ में ये था ये सेंट्रल पावर्स। और जो अगला मैंने नाम लिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये कौन थे? ये अलाइड पावर थी। इनके दरमियान में आपस में ये वॉर हो रही थी। और इस नॉवल के अंदर जो वॉर दिखाई जा रही है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, वो जर्मनी और इटली की दिखाई जा रही है। और जो हमारा नरेटर होगा इस नॉवल के अंदर, वो इटली से बिलोंग कर रहा होगा। कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन तीन कैरेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है हमारा हेनरी। हमारा हेनरी मीन्स जो नॉवल का प्रोटैगोनिस्ट है, इसलिए मैंने कहा नरेटर भी है, प्रोटैगोनिस्ट भी है नॉवल का। ये अमेरिकन, एक यंग अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर है
जो कि इटालियन आर्मी के अंडर है, मीन्स उसे इटालियन आर्मी के लिए काम कर रहा है, और काम किस में कर रहा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेम राइटर की तरह हेमिंगवे ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एज एन अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे इटालियन आर्मी के अंदर काम किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। हेनरी की मुलाकात एक लड़की से होती है, इसका नाम है कैथरीन। ठीक है, फिर बाद में इनकी बॉन्डिंग शुरू होती है। इसको बिलव्ड कहा गया। ये कैथरीन जो है ना, हेनरी की बिलव्ड है। हेनरी जो है ये एक स्टोइक कैरेक्टर दिखाया गया है। स्टोइक कैरेक्टर किसे कहते हैं? ऐसा पर्सन जिसको पेन और हार्डशिप फेस करना पड़ती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स नहीं शो करता, ना ही वो कोई कंप्लेन करता इन हार्डशिप और इन पेन के अबाउट। ठीक है। रिनाल्डी रिनाल्डी कौन है? ये हेनरी का एक फ्रेंड ही है, जो कि सेम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेम आर्मी के अंदर है। रिनाल्डी जो है, इसको वुमेनाइजर भी कहा गया, क्योंकि इसको वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मोस्टली ये टाइम औरतों की बातों में ही गुजारता है। बाय प्रोफेशन ये एक सर्जन है इटालियन आर्मी के अंदर, और बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर दिखाया गया है, हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट वुमेन। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास कैथरीन का करेक्टर। पूरा नाम है कैथरीन बार्कले। ये एक इंग्लिश नर्स है, जो कि वॉर के अंदर इंजर्ड होने वाले लोग जितने भी हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको नर्सिंग कर रही होती है। और ड्यूरिंग द नर्सिंग कैथरीन को हेनरी से प्यार हो जाता है। शुरू शुरू में हेनरी और कैथरीन, इनके लिए लव तो एज अ गेम होता है कि ये खेल की तरह जितना खेलना है इतना खेल लो। लेकिन बाद में जब टाइम गुजरता है और मिलान में एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे हेनरी इंजर्ड होता है, जब जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कैथरीन आती है, तब इनकी आपस में ज़्यादा गपशप शुरू होती है, और तब इनको आपस में ज़्यादा प्यार हो जाता है। हेनरी से मिलने से पहले कैथरीन इंगेज्ड होती है, और हेनरी से मिलने से पहले ही कैथरीन के फियोंसे की डेथ हो जाती है वर्ल्ड वॉर के अंदर। और कैथरीन का ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट ग्रीफ होता है, और उस ग्रीफ को ख़त्म करने के लिए ये हेनरी के साथ टाइम स्पेंड करती है। हेनरी को एज अ टूल, एज अ गेम ये यूज़ करती है स्टार्टिंग में, बट मैंने बताया बाद में इनके अंदर मोहब्बत हो जाती है दोनों में ही। हेनरी भी सेम इज द केस विद द हेनरी, जो कि वॉर स्ट्रिकन सोल दिखाया गया इसके अंदर। वो वॉर के अंदर इन्वॉल्व होकर बहुत ज़्यादा ग्रीफ फील करता है, और वो भी अपने इस ग्रीफ को ख़त्म करने के लिए कैथरीन के साथ टाइम स्पेंड करता है। मीन्स सेम इज द केस विद द हेनरी, के हेनरी भी एज अ गेम, एज अ टूल यूज़ कर रहा था स्टार्टिंग पे कैथरीन को, बट बाद में मैंने आपको बताया दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग पड़ते हैं। दो करेक्टर और मैं आपको बताऊंगी। एक है प्रीस का करेक्टर, जो कि एक काइंड स्वीट यंग मैन दिखाया गया है, जो हर एक को स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब कुछ सोल्जर जो हैं वो इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ज़्यादातर सोल्जर जो हैं वो इसका मजाक उड़ाते हैं। मीन्स टू से कि वॉर स्ट्रिकन सोल जो कि वॉर में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देते। इस करेक्टर के थ्रू जो है ना, राइटर ने रिलीजन का थीम भी यहाँ पे हाईलाइट किया है, कि किस तरह से रिलीजन को डेरोगेटरी टर्म में अंडरस्टैंड किया जा रहा है, उसका मॉक किया जा रहा है, उसका मजाक मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है। बट जब भी इसको मॉक किया जाता है, इसके ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं, तो प्रीस उनको बड़े ही गुड नेचर्ड वे में रिस्पॉन्स करता और उनकी हर बात को अंडरस्टैंड करता। और इसकी और हेनरी की जो कन्वर्सेशन है आपस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी थीम ऑफ वॉर को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि प्रीस्ट कहता है वॉर जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। प्रीस्ट कभी कोई होप दे रहा होता है, और कहता है कि अगर आप जो है आपके ओपोनेंट रुकता नहीं, तो आपको चाहिए कि आप जवाब जरूर दो। मीन्स टू से कुछ कोटेशन है जो मैं आपको जब समरी बताऊंगी, तब मैं उन कोटेशन को हाईलाइट करके आपके सामने लेके आऊंगी, ताकि आपको पता लगे कि इसके अंदर प्रीस्ट का क्या रोल रहा है, और हेनरी का इसके साथ जो कन्वर्सेशन थी उसका क्या रोल रहा है। ठीक है। एनी हाउ प्रीस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसमें रिलीजियस के थीम को रिलीजन का थीम हमारे पास आ जाता है। थीम ऑफ वॉर भी हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट होता है, और थीम ऑफ होप भी हाईलाइट होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर वैलेंटिनी का कैरेक्टर। डॉक्टर वैलेंटिनी कौन था? जब हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट है उसको हर्निया होता है, उसकी लेग इंजरी हो जाती है, और उसको हॉस्पिटल में जब कन्वर्ट किया जाता है और कहा जाता है कि 6 मंथ्स उसने वहाँ पे स्टे करना है, जब तक कि उसकी टांग ठीक नहीं हो जाती। 6 मंथ्स बाद उसका ऑपरेशन होगा। तब हेनरी इस चीज़ को बेयर नहीं कर पाता, वो कहता है कि मुझे जल्दी सर्जरी करवानी है। फिर वो सर्जरी करने के लिए डॉक्टर वैलेंटिनी है वो एग्री हो जाता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी सर्जरी करने के लिए तैयार होके जल्द ही उसको रिकवर कर देगा। ठीक है। मीन्स से ये उसकी सर्जरी करने के लिए एग्री हो जाता है। तो ये रोल था डॉक्टर वैलेंटिनी का। एक कैरेक्टर हमारे पास हेलन का। हेलन कौन है? हेलन कैथरीन की फ्रेंड है, ये भी एक नर्स है।
और इसकी फ्रेंडली नेचर दिखाई गई है, जो बिल्कुल स्टार्ट पे नॉवल पे जब कैथरीन रूडली बिहेव करती है टूवर्ड्स हेनरी एंड रिनाल्डी, तो हेलन है वो उनको फ्रेंडली बिहेव करके उनको एक्सेप्ट करती है, उनको इनवाइट करती है और उनकी मीटिंग करवाती है कैथरीन से। तो बेसिकली मेन रोल हेलन का था हेनरी को कैथरीन से मिलवाने में। रिनाल्डी का भी था, रिनाल्डी खुद पसंद करता था कैथरीन को, वो कहता था मैंने इससे शादी करनी है, और वो उससे लोन मांग रहा था शादी के लिए, हेनरी से मांग रहा था। रिनाल्डी मिलवाने गया हेनरी को कैथरीन से, वहां से हेलन ने मिलवाया हेनरी को कैथरीन से, तो उसके बाद उन दोनों का लव अफेयर स्टार्ट हो गया था। उन दोनों मीन्स हेनरी एंड कैथरीन का। तो इतने कैरेक्टर्स इनफ हैं, और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तब हम उस समरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे इसकी, और इसकी समरी के साथ साथ हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे इस लेक्चर का, सॉरी इस नॉवल का। तो आई होप ये लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, टाइटल की सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया, जिसमें कहा गया कि अब नो मोर वॉर, नो मोर बिलव्ड, ठीक है, आइसोलेटेड लाइफ है। हमने टाइटल की सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया, की इफेक्ट्स को डिस्कस किया, राइटर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि राइटर का स्टाइल क्या था उसको डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, इस नॉवल का जो बैकग्राउंड है उसको डिस्कस कर लिया, और कैरेक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया। टोटल 6 पॉइंट्स को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समरी को विद क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।